Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavored to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. Hello everybody, how are you? I hope you all are doing well. इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाला है इन्वेस्टमेंट मॉडल एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन। मेरा नाम है मनाल। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इन्वेस्टमेंट मॉडल पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सो इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है कि इकोनॉमी के फाइनेंस टर्म में अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप अपना पैसा लगाते हो किसी भी एसेट्स के अंदर। क्यों लगाते हो? ताकि आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सको या तो अपना फाइनेंशियल गेन्स या तो प्रॉफिट बढ़ा सको, राइट। फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग अगर मैं आपको दूं इन्वेस्टमेंट की, तो उसका मतलब होता है आपका जो पैसा है वो आप या तो बैंक में डिपॉजिट करते हो या तो किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड या बिजनेस या इंडस्ट्री के अंदर डालते हो। अगर हम किसी देश की बात करते हैं, अगर उस देश को ग्रो करना है तो उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और ये सभी चीज़ को जनरेट करना पड़ेगा। अगर से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है या अपॉर्चुनिटी देनी है, उसके लिए हमको गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा बिजनेस के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर या तो कोई भी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो भी हाईली अप्रिशिएटेड रहता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब रिलेशन देखते हैं इन्वेस्टमेंट का और जीडीपी का। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या करता है? नेशनल इनकम को मेजर करता है। जीडीपी के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है हमारे वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के अंदर क्लिक करके या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके लेक्चर देख सकते हैं। सो जीडीपी क्या होता है? बेसिकली उसका फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। सी यानी कि आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो आप कंज्यूम करने के लिए खर्च करते हो। जी यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि सरकार जो खर्चा करती है वेलफेयर स्कीम्स एंड डेवलपमेंट के लिए। एन एक्स यानी कि आपका नेट एक्सपोर्ट, आपने कितना एक्सपोर्ट किया है, राइट। ये सारा डिफरेंस बिटवीन जो है वो हमको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में हमको पता चलता है एनएक्स के अंदर, ठीक है। कितना हमने इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, उसका जो भी प्लस है माइनस होता है एनएक्स के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं। और जबकि जो आई है वो है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एवरीथिंग दैट रिमेन्स ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर आफ्टर कंजम्पशन, हम लोग जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, चाहे वो कंजम्पशन वाला हो, सरकारी एक्सपेंडिचर हो या नेट एक्सपोर्ट में जो भी खर्चा हो रहा हो, उन सब को निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो हम लोग किस में लगाते हैं? इन्वेस्टमेंट के अंदर। यानी कि जो हमारी कमाई है माइनस जो हमारे खर्चा है, ठीक है। कमाई माइनस खर्चा, उसके बाद जो सेविंग बची वो उसको क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, राइट। अब कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट को? सो इन्वेस्टमेंट एक फंक्शन है इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का, राइट। जितना हायर इनकम होगा उतना ही आपके पास इन्वेस्टमेंट पावर ज़्यादा होगी। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट कम होगा। यानी कि जितना ज़्यादा ब्याज पर पैसा मिलेगा फिर लोग कम पैसा उठाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। यानी कि ज़्यादा इनकम, ज़्यादा सेविंग टेंड्स टू गिव मोर इन्वेस्टमेंट और वापस अगेन मोर इनकम। ऑल्सो नो इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कोई ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगा तो पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी आफ्टर इफेक्ट या फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है। अब हम लोग बात करते हैं अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की, जिसमें ये सारे टाइप्स आ जाते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, पीपीपी मॉडल हो सकता है, 4P मॉडल हो सकता है, मान लोबिस मॉडल, बैलेंस ग्रोथ मॉडल, अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल, ट्रिकल डाउन इफेक्ट एंड बिग पुश थियरी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर मॉडल की। नाम से ही पता चल जाता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई प्राइवेट फर्म्स इन्वेस्ट करता है, ठीक है, या तो अपने देश में या तो अब्रॉड में, ठीक है। अगर वो अब्रॉड में कर रहा है तो वो एफडीआई या एफपीआई में कैलकुलेट होगा। अगर हम लोग इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को हम लोग देखें, वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जो इंपोर्ट है हमारा ऑयल का वो बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे क्योंकि हमारे ऑयल देश में इतना नहीं है जितनी हमारी डिमांड है, तो हमको बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट वाइड होता जा रहा है। और इस ग्लोबलाइजेशन की एज में हम लोग एफडीआई और एफपीआई को
मना नहीं कर सकते। तो क्यों प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़रूरी है? तो किसी भी देश को ग्रो होने के लिए या तो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उसको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्शन को सपोर्ट कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ डेवलप होना ज़रूरी है। और यहाँ पर काम आता है प्राइवेट सेक्टर मॉडल, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक सेक्टर मॉडल। यहाँ पे सब कुछ सरकारी होता है, यानी कि सरकार इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो सरकार को रेवेन्यू कहाँ से मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए? टैक्स रेवेन्यू से, वो जो टैक्स कलेक्शन करता है। लेकिन जो प्रेजेंट टैक्स रेवेन्यू है इंडिया का, वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो बजटरी एक्सपेंडिचर को फुलफिल कर पाए। सो इंडिया जो है वो अपने ग्रोथ पाथ के अहेड नहीं जा सकता क्योंकि उसका इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा है। तो प्राइवेट इंडिविजुअल के बिना जो इंडिया या तो सरकार है वो इतना आगे नहीं बढ़ सकता, राइट। अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर मॉडल यानी कि जो सरकारी कंपनियां होती है या सरकार जिसमें इन्वेस्ट करती है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर मॉडल। फिर आता है पीपीपी मॉडल, जहां पर पब्लिक यानी कि सरकार, प्राइवेट यानी कि कोई भी इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल पर्सन पार्टनरशिप में आता है और उसको बोलते हैं शॉर्ट में पीपीपी। इसका मतलब क्या होता है? जो बेनिफिट है दोनों का, पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का, वो जब एक हो जाते हैं, दोनों का बेनिफिट अगर ऐड हो जाता है तो विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। उसमें क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा होगा, सरकारी सेक्टर के पास क्या होगा? रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे। तो वो दोनों अगर एक हो जाए तो वो प्रोजेक्ट्स को या प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कई सारे मॉडल्स अपनाए जाते हैं, जैसे कि बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, BOOT यानी कि बिल्ट, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर, बिल्ट, ओन, ऑपरेट, बिल्ट, लीज, ट्रांसफर। तो इस प्रकार के अनेक अलग अलग स्कीम्स के हिसाब से, अलग अलग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस मॉडल्स को चूज किया जाता है। से फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर जो है वो बिल्ड करेगा, ऑपरेट करेगा, अपना खर्चा निकालेगा और फिर सरकार को ट्रांसफर कर देगा। तो इस प्रकार की ये सभी मॉडल जो है वो काम करते हैं पीपीपी मॉडल के अंदर, राइट। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या उसका कोई प्रोजेक्ट और उसके साथ साथ प्राइवेट बिजनेस वेंचर वो फंडिंग करता है और ऑपरेट करता है पार्टनरशिप के साथ, सरकार के साथ। और उसके अलावा सरकार के साथ एक या दो, एक से ज़्यादा भी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? एक कंसोर्टियम बनाता है जिसका नाम होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। वो क्या करता है? कोई भी प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर को जो पीपीपी मॉडल के अंदर साइन हुआ है उसको बिल्ड और मेंटेन करता है। उस कंसोर्टियम में कौन होता है? बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, मेंटेनेंस कंपनी हो सकती है, बैंक हो सकती है जो पैसा लैंड करती है। ये एसपीवी है, जो यही एसपीवी है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है सरकार के साथ, एंड जो जॉब कॉन्ट्रैक्टर है वो बिल्ड करता है फैसिलिटी को और मेंटेन करता है जो भी सरकार ने उनको काम दिया है। टिपिकल एग्जांपल अगर हम लोग ले पीपीपी मॉडल का, से फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल बिल्डिंग, उसको फाइनेंस एंड कंस्ट्रक्ट किया गया प्राइवेट डेवलपर के द्वारा और बाद में उसको लीज पे दे दिया गया हॉस्पिटल को, ठीक है। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर ने हॉस्पिटल बनाया और लीज पर दे दिया हॉस्पिटल स्टाफ को। तो जो प्राइवेट है जिसने बिल्डिंग बनाई है, कंस्ट्रक्ट किया है, वो लैंडलॉर्ड है। वो क्या करेगा? हाउसकीपिंग स्टाफ एंड नॉन मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। और जिसको लीज पर दिया हॉस्पिटल एक्चुअल को, तो वो क्या करेगा? मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अगर हम बात करते हैं बजट 2015-16 के अंदर, तो इस प्रकार के जो स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है कंट्री के अंदर, उसको शुरू करवाने के लिए या तो स्पीड अप कंप्लीशन करवाने के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल अपनाया गया। प्लग एंड प्ले मॉडल क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर जो है वो कंपनी जो है या प्राइवेट प्लेयर जो है वो आ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है ऑक्शन के अंदर कोई भी स्टॉल प्रोजेक्ट का, ठीक है। ऑक्शन जीतने के बाद वो तुरंत ही काम शुरू कर सकता है, यानी कि आओ और काम शुरू करो, प्लग एंड प्ले। उसमें अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट्स है, हाईवेज है, एटसेट्रा, ऐसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिपल पी मॉडल। यहाँ पर एडिशनल क्या हो गया? पीपल, यानी कि लोग, जो सिटीजन्स है वो। इसमें भी सेम बीओटी और एसपीवी मॉडल का रोल यहाँ पर रहता है, राइट। फिफ्थ मॉडल है अपने पास महालनोबिस मॉडल। ये नाम पड़ा है प्रोफेसर महालनोबिस के नाम से, ठीक है, क्योंकि वो प्रेफर कर रहे थे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस।
ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेस या तो जो स्पीड है वो अच्छे से बढ़ पाए। और इसीलिए इन्होंने क्या किया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर नेहरू जी के साथ मिलकर आयरन एंड स्टील कंपनी, कोल कंपनी, हैवी मशीनरी, केमिकल कंपनीज, इन सबको प्रमोट किया था, सरकारी कंपनियों को खोला था। ठीक है, इसको पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत खोला गया था, बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री के अंतर्गत। ये इंडस्ट्री क्या करती है, फर्दर उसके नीचे जो इंडस्ट्री आती है उसको डेवलप करने में मदद करती है, उनको अपॉर्चुनिटी देती है। बिकॉज इन सब के कंपनी का आउटपुट जो है वो या तो जो बाय प्रोडक्ट है वो किसी और कंपनी का इनपुट या रॉ मटेरियल बन सकती है। से फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील कंपनी ने आयरन बनाया, अब वही आयरन शीट जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज कर सकता है गाड़ी बनाने के लिए, राइट। तो ये जो महालनोबिस मॉडल है सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर अडॉप्ट किया गया था, जिसको नेहरूवियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विथ मॉडल विथ माइनर मॉडिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि नेहरूवियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी बोला जाता है। उसी के आगे फिर 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी। अब ये जो महालनोबिस मॉडल है इसको फील्डमैन महालनोबिस मॉडल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मॉडल इंस्पायर्ड है किससे, रशियन इकोनॉमिस्ट फील्डमैन के, वहां से उन्होंने भी ये सेम मॉडल अपनाया था। सिक्स्थ है बैलेंस ग्रोथ मॉडल, अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल। सो हम लोग नाम पर से इसको समझने जाते हैं। बैलेंस ग्रोथ मॉडल के अंदर इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स है, बेसिकली 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, वो तीनों सेक्टर ट्राई करते हैं एक साथ डेवलप होने के लिए। ठीक है, ताकि वो तीनों एक साथ आकर इन कोर्स ऑफ टाइम इकोनॉमी को ऑल टुगेदर डेवलप कर सके, उसको बोलते हैं बैलेंस ग्रोथ मॉडल। ऑन द कॉन्ट्ररी ये जो कंसेप्ट है दूसरा अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल, इसमें हम पहले एक सेक्टर को डेवलप करते हैं, फिर दूसरे सेक्टर पर जाते हैं और फिर तीसरे सेक्टर पे जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जब एक सेक्टर डेवलप हो रहा होता है जब दूसरे जो 2 सेक्टर है वो लैग कर जाता है। बट यहाँ पर 1 by 1 जो है वो सभी सेक्टर को डेवलप किया जाता है और बाय द पैसेज ऑफ टाइम सभी सेक्टर जो है बाद में डेवलप हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में, जिसके पास इतना रिसोर्सेस नहीं है कि वो तीनों सेक्टर में एक साथ पैसा पूरा का पूरा लगा सके, तो बैलेंस ग्रोथ मॉडल जो है वो इंडिया अपना नहीं सकता, राइट। 7th है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। इस थियरी के हिसाब से जो रैपिड गेन होता है ओवरऑल ग्रोथ से, यानी कि हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ या तो हम लोग जिस तरह से डेवलपमेंट हो कर रहे हैं, तो उसका जो भी गेन है या तो जो भी हमको आउटपुट मिला है, राइट, वो ऑटोमेटिकली हम किसको दे रहे हैं, हमारे जनता को पहुंचा रहे हैं। उसका लाभ जो है हम हमारे जनता को पहुंचा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब्स या अदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। यानी कि जो भी गेन किया है वो ट्रिकल डाउन कर रहे हैं, यानी कि नीचे के लोगों तक पहुंचाना है। इस थियरी को बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट, राइट। देन कम्स बिग पुश थियरी। इस थियरी के हिसाब से एक बिग पुश दिया जाता है एक लार्ज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम के जरिए इन फॉर्म ऑफ हाई मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक बड़ा पैसा लगाया जाता है डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, जिसके अंदर क्या होगा कि जो अंडर डेवलप इकोनॉमी है उसको एकदम से बूस्ट मिलेगा, ठीक है, और रैपिड ग्रोथ हो सकता है। ये जो कंसेप्ट या थियरी है वो दिया था आर रोडन ने। अब डिफरेंट मॉडल देखते हैं इन्वेस्टमेंट का और प्लानिंग का इंडिया के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले है हैरोल्ड डोमार मॉडल। ये जो मॉडल है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बनाया गया है, जो किस पर निर्भर है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा, सेविंग बढ़ाकर, एंड बाद में उस इन्वेस्टमेंट को यूज करेंगे ज़्यादा एफिशिएंटली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए। इट सजेस्ट दैट देयर इज नो नेचुरल रीजन फॉर इकोनॉमी टू हैव बैलेंस ग्रोथ। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोई बैलेंस ग्रोथ का कोई नेचुरल रीजन नहीं हो सकता। तो जो हैरोल्ड डोमार मॉडल है वो मोर और लेस वन सेक्टर मॉडल है, जो कि फेल्ड हो गया था इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए कंज्यूमर गुड्स के अंदर इंडिया में, क्योंकि हमारे पास गुड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी, अच्छी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी। फिर है सोलो स्वान मॉडल। ये नियो क्लासिकल मॉडल है। 1946 के अंदर जो हमने हैरोल्ड डोमार मॉडल अपनाया था उसी का ही एक्सटेंशन है ये, जिसके अंदर नया टर्म जोड़ा गया प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। दूसरा मॉडल है फील्डमैन महालनोबिस मॉडल, जो जस्ट हमने अभी देखा था। इसमें हाई इनफ कैपेसिटी का कैपिटल गुड सेक्टर को लॉन्ग रन एक्सपेंशन के लिए डेवलप करने के लिए बोला गया।
इन शॉर्ट हैवी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बोला गया। ये 2 सेक्टर मॉडल है जो लेटर डेवलपमेंट के लिए काम आ सकता है। इसको नेहरू मालना लुबिस मॉडल भी बोला जाता है। नेक्स्ट कम्स राव मनमोहन मॉडल। ये क्या है, अपनी इकोनॉमिक लिबरेशन पॉलिसी है 1991 वाली। इसको पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरेशन एंड एफडीआई इनिशिएटिव बोल सकते हैं। ये किसने किया था? नरसिम्हा राव उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसके जो की हाइलाइट्स है वो क्या है? ये लेविस मॉडल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसमें अनलिमिटेड लेबर सप्लाई के हिसाब से ग्रोथ करने की बात की गई है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मॉडल होगा, लिवरेज इन्वेस्टमेंट मॉडल होगा, सेविंग लेड ग्रोथ होगा, यानी कि सेविंग के साथ इंडिया आगे बढ़ेगा। डिमांड लेड ग्रोथ मॉडल भी होगा, कंजम्पशन लेड ग्रोथ मॉडल भी हो सकता है। तो ये सारे मॉडल्स जो है वो एलपीजी रिफॉर्म्स के अंदर काम आता है। अब कौन कौन से फैक्टर है जो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स को अफेक्ट करता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना कम करना, या तो इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ावा देना ना देना, किसी को अट्रैक्ट करना ना करना, उसके लिए ये सभी फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है। सबसे पहले किसी देश का सेविंग रेट कैसा है, टैक्स रेट कैसा है उस देश का, इन्फ्लेशन कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बैंक का लोन लेने के लिए, पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न्स क्या है, अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो मुझको वापस कितना रिटर्न मिलेगा, मेरा प्रॉफिट। दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है कि नहीं है, जैसे कि चीप लैंड, लेबर या सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन, वो सब। मार्केट साइज कितनी है, ग्राहक कैसा है, स्टेबिलिटी कैसी है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट है कि नहीं है उस देश में, उस देश के या तो उस सरकार की पॉलिसी क्या है इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स को लेकर, या बाहर की कोई कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई आप आओ हमारे देश में इन्वेस्ट करो, या तो खुद डोमेस्टिक कंपनियों को भी ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के पहले। अब हम लोग बात करेंगे रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यानी कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है अपना बजटरी सपोर्ट करने के लिए या तो वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाने के लिए। तो मोबिलाइजिंग या तो न्यू रिसोर्स को क्रिएट करने का जो क्रिटिकल चैलेंज है वो सरकार के आगे है। उसमें भी हमारा जो देश है वो डेवलपिंग कंट्री है। तो ये सब पॉसिबल एरिया है जहाँ से हम रिसोर्स मोबिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले सेविंग्स मोबिलाइजेशन, पहले हम लोग सेविंग्स को बढ़ावा दे सकते हैं या तो उस पर हम लोग जोर डाल सकते हैं। सेकेंड है एनहांसिंग द एफिशिएंसी एंड एफिकेसी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। जो भी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है ये भी हम सब ने हमने हमारे आगे के लेक्चर में देखा है। आई बटन में मैं लिंक रख दूंगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। सो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है, जितने भी चैप्टर्स है इकोनॉमी के अंदर या जो भी टॉपिक्स है वो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक टर्म है, चाहे वो इन्फ्लेशन हुआ, टैक्सेशन हुआ, जीडीपी हुआ, ठीक है, ये सब क्या है मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स। तीसरा क्या है, इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू एंड वाइडनिंग टैक्स बेस। टैक्स रेवेन्यू को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं और टैक्स बेस को वाइड करना, तो इससे भी सरकार की इनकम बढ़ सकती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो भी इनकम बढ़ सकती है। रिड्यूसिंग फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द कंट्री, यानी कि देश का पैसा देश में रहे, यानी कि जो बड़े उद्योगपति है वो देश में इन्वेस्ट करे बाहर जाने के बजाय, तो उससे भी क्या हो सकता है इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और एट द एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो सकता है। फिर रेमिटेंस को हम एनकरेज कर सकते हैं, यानी कि बाहर से पैसा जो इंडिया के लोग कमाने भेज जाते हैं बाहर, तो वो जो पैसा भेजते हैं उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस। फिर एनकरेज करना प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए। बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना इंटरनेशनल फ्लोस को, जैसे कि एक्सपोर्ट अर्निंग हो सके। डिसइन्वेस्टमेंट करना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, जो सरकारी कंपनी है उसका, तो वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार का। और भी कई सारे स्टेप्स उठा सकते हैं। ये कुछ क्लिप्स है बजट से लास्ट ईयर के जो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक रफ आइडिया आ सके। यहाँ पर है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस यानी कि जो माल सामान की अवर जवर है उसका इंडेक्स रैंक देखो कैसे गिर गया। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे होता है, यानी कि सरकार के पास कैसा पैसे आता है और किस तरह से वो खर्चा करती है अलग अलग स्कीम में। फिर एक पीएनजी या गैस की स्कीम है जिसमें उज्ज्वला के अंतर्गत 1 करोड़ बेनिफिशियरी, 1 करोड़ से भी ज़्यादा बेनिफिशियरी को कवर किया गया है। 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को गैस डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया गया। फिर इंफ्रा फाइनेंसिंग के अंदर बिल बनाया गया जिसमें डीएफआईज को इंट्रोड्यूस किया गया। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लॉन्च किया गया ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के लिए।
ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड क्या होता है ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अगर आप इकोनॉमी के सारे लेक्चर फॉलो करेंगे तो आपको ये सब इजीली समझ में आ जाएगा। देन अर्बन डेवलपमेंट के लिए जल जीवन मिशन, फिर अर्बन स्वच्छ भारत मिशन, एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है 42 अर्बन सेंटर्स के लिए, वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, व्हीकल को स्क्रैप करना अगर वो पुराना हो जाए तो, इनोवेटिव पीपीपी मॉडल को भी ऑगमेंट किया गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, बसेस के लिए सिटीज़ के अंदर, मेट्रो लाइन एंड मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो टीयर 2 एंड टीयर 1 सिटीज़ के लिए भी इंट्रोड्यूस किया गया ताकि छोटे शहर में भी मेट्रो लाइन आ सके। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि सरकार के पास रिसोर्सेस या तो पैसा कहाँ से आता है। तो ये सारे रिसोर्सेस है जैसे कि नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, इनकम टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, बोरोविंग या तो कोई अदर दूसरी लाइबिलिटीज। हर साल इन सब के परसेंटेज अप डाउन होते रहते हैं। यहाँ पर इस साल देखिए 36% का जो लाइबिलिटीज एंड बोरोविंग से हमको पैसा मिला है, यानी कि सरकार को रिसोर्स मिला है। उसके बाद दूसरा बड़ा इनकम का सोर्स है जीएसटी, फिर इनकम टैक्स। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब ये पैसा कहाँ पे खर्च होता है? तो पेंशन में, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में, सब्सिडी देने में, डिफेंस में, इंटरेस्ट पेमेंट में, जो हमने लास्ट अभी इसमें देखा, ये जो हमने बोरोविंग किया उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो 20% हम उसमें डालते हैं। स्टेट्स को अपना शेयर देना टैक्स का, तो उसमें 16% का हम लोग उपयोग करते हैं। फिर फाइनेंस कमीशन ने या तो जो भी अदर ट्रांसफ़र करना होता है उसमें डाला जाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में डाला जाता है, या तो दूसरे मिसलेनियस अदर एक्सपेंडिचर में भी खर्चा किया जाता है सरकार के द्वारा, राइट। सिमिलरली आप देख सकते हैं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में किस तरह से बात की, जैसे कि 139 गीगावाट हमको पावर जनरेशन करना है। उसके अलावा 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन बनाना है। कंजम्पशन को ऑल्टरनेटिव देना है ताकि वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चूज करे कि भाई किस कंपनी से उनको इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है, राइट। तो उसके लिए 3,05,000 समथिंग करोड़ रुपीस डाला है 5 ईयर के लिए। फिर नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन भी लॉन्च किया 2021-22 के अंदर, बात की है कि भाई हम लोग ये लॉन्च करेंगे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के सेक्टर के अंदर उज्ज्वला स्कीम के अंदर पैसा डाला गया, ये जस्ट हमने अभी देखा। न्यू गैस पाइपलाइन जम्मू कश्मीर के अंदर डालने की बात हुई। गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर, एक इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर बनाने की भी या फैसिलिटेशन देने की भी यहाँ पर बात की गई है बजट में, राइट। तो ये सब रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल के अंदर आता है। अब बात करते हैं सैंपल क्वेश्चंस की प्रीलिम्स के अंदर। यहाँ पर जो हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा है उसका भी मैं क्वेश्चन एज अ सैंपल क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट एंड मैनेज द बॉर्डर रोड? सो आंसर यहाँ पर है बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड। सेकेंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। आप स्क्रीन को या तो वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। बेसिकली इस पर्टिकुलर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी कि NH1 जो है वो आगरा अमृतसर वाला है, NH1A जालंधर से उरी, NH2 आगरा से मुंबई, NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। फाइंड आउट द ऑड वन, ब्रॉड गेज, लॉन्ग गेज, नैरो गेज या मीटर गेज। सो आंसर है लॉन्ग गेज। लॉन्ग गेज जैसा कोई नहीं होता। विच अमंग द फॉलोइंग मॉडल इंक्लूड द टर्म प्रोडक्टिविटी ग्रोथ? ये हमने अभी पढ़ा था जस्ट। तो इसका आंसर है सोलो स्वान मॉडल, जो एक्सटेंशन किसका है? हैरोल्ड डोमर मॉडल का। कैसे एक्सटेंड किया? ये टर्म ऐड करके। तो देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर नॉट अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट? इसमें से कौन सा फैक्टर है इन्वेस्टमेंट में अफेक्ट नहीं करता? इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोथ या नन ऑफ द अबव? तो हमने देखा ये दोनों ही अफेक्ट करता है, तो आंसर यहां पर आएगा नन ऑफ द अबव। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या तो ईमेल करके आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे अहेड।